एवरीवन। आज फाइनली मैक्रो का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, वीके और के हिसाब से अगर कंसिडर करें चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या हो जाता है, एनसीईआरटी के हिसाब से एक यूनिट हो जाता है। इस एक यूनिट का वेटेज है आपका 10 मार्क्स। तो 10 मार्क का इन चार चैप्टर में से क्वेश्चन मीन्स पूछेंगे ही पूछेंगे, 10 मार्क्स आएगा ही आएगा। अब जनरली होता क्या है, 3, 4 में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1 और 2 में से क्या आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक एमसीक्यू आ जाता है और एक 3 मार्क का आ जाता है, टाइप्स ऑफ गुड्स। उन सबके डिस्टिंक्शन, इन सब के ऊपर कोई ना कोई क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। ओके, तो फटाफट हम लोग है ना रिवीजन स्टार्ट करते हैं वीके और के हिसाब से चैप्टर 1 एंड 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है, टॉपिक्स से कुछ ज्यादा है नहीं, वेटेज कम है तो टॉपिक्स इनके कम ही है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, उनके डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछे हुए हैं। और आपका जो है एंडिंग में फ्लो, इनके बारे में डिस्कशन है कि फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, और सर्कुलर फ्लो करके कंसेप्ट है। सर्कुलर फ्लो एक बार 6 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो फिर से बोर्ड सिर्फ इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से क्या होगा, 10 मार्क्स का मिला के आएगा। वैसा हो जाए कि नेशनल इनकम के सर सम जो है वो आए नहीं, उसकी जगह आपसे क्या पूछ ले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्या, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। जैसे हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। विच स्टडीज इकोनॉमिक इशू, वो सारी हम लोग इश्यूज पढ़ रहे हैं जो सारे प्रॉब्लम्स क्या है, एज अ होल है। माइक्रो में अगर आपको याद हो, उसमें वर्ड क्या होता था, एक इंडिविजुअल लेवल पे होता था। यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एज अ होल, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, इंडिया के सारे कंज्यूमर्स की बात हो रही है, इंडिया के पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरी दूसरी कंट्री की बात हो रही है। इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें वही है। बेसिक प्रॉब्लम या एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक जो है इकोनॉमिक्स की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दो चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी है। एक, इंडिया की इनकम कितनी है। इंडिया की इनकम को हम लोग काफी सारे नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग वर्ड दे सकते हैं नेशनल इनकम, इसको आप नाम दे सकते हो जीडीपी। तो हमको इंडिया की नेशनल इनकम और जीडीपी आइडेंटिफाई करनी है। और दूसरा आपका है एम्प्लॉयमेंट, कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये सब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो कभी आज है 1 मार्क में कि हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसका बेसिक एम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम, क्यों हम लोग इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो दो चीजें फाइंड करने के लिए, इंडिया की इनकम फाइंड करने के लिए और इंडिया की एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए। तो यूनिट 1 चैप्टर 1, 2, 3, 4 जिसमें आपके सम्स है, उसमें हम वही फाइंड करेंगे, इंडिया की इनकम। 7, 8, 9 उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई इंडिया की एम्प्लॉयमेंट कैसे आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट, इसके अंदर स्कोप के अंदर क्या क्या आता है, अगेन ये सिर्फ है ना, वैसे कभी आज तक पूछा नहीं है, बट कभी अगर दे दे तो खाली रीड ओनली के जैसे इसको आप कंसिडर कर सकते हो। पहला है कहाँ काम आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू 1 मार्क तो वेटेज है। तो ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉट नहीं रीड करते हैं एमसीक्यू करते टाइम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है। एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ मनी, थियरी ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, रोल ऑफ गवर्नमेंट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी इनडायरेक्टली आपका पूरा सिलेबस दे दिया। तो यहाँ पे बेसिक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, सिर्फ डेफिनेशन याद करने जैसी है, बाकी और कुछ याद करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स को क्लासिफाई करने के कौन से तरीके हैं। तो पहला तरीका है फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो क्या दिया है इन्होंने, फाइनल गुड्स आर those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by their final user। आप देखो मैंने ब्लू 3 जगह से हाईलाइट किया है। पहला वो गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिए हैं, सेकंड रेडी हैं यूज के लिए, थर्ड किन से, बाय देयर फाइनल यूजर्स। एक एक करके हर एक वर्ड को समझते हैं। बाउंड्री लाइन का मतलब क्या, बाउंड्री लाइन जो है उसका देखो मतलब क्या दिया है, इट मींस नो वैल्यू एडिशन विल बी डन इन फाइनल गुड्स। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई भी फाइन आपको और एडिशन नहीं करना है,
जो हो गया सो हो गया, अगर वैल्यू एडिशन होगी तो वो आपका क्या है, फाइनल गुड्स नहीं है। नो वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो हम लोग कह सकते हैं फाइनल गुड्स है। तो ओके, बाउंड्री लाइन समझ में आ गया कि गुड्स के ऊपर सारे प्रोसेस खत्म हो गए हैं, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। फाइनल यूजर्स यानी क्या? फाइनल यूजर्स यानी कंज्यूमर्स जो है आपके, दो जने हो सकते हैं जो गुड्स खरीद रहे हैं, फाइनल गुड्स जो खरीद रहे हैं। एक कंज्यूमर्स अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, और प्रोड्यूसर्स किसके लिए, अपने फिक्स एसेट के जैसे। अगर प्रोड्यूसर फिक्स एसेट के जैसे गुड्स खरीद रहा है तो ही वो क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, साथ में रहना, अगर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे कंसिडर करें, फाइनल गुड्स अगर कुछ किसी को भी बनने हैं, फाइनल गुड्स, ओके, कंज्यूमर खरीद रहा है तो हमको सोचना ही नहीं है, कंज्यूमर ने खरीदा है तो गारंटी, गारंटी वो कौन से गुड्स हैं, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है, अगर प्रोड्यूसर बाय कर रहा है तो वो तीन रीजंस की वजह से बाय कर सकता है। पहला, उसके लिए रॉ मटेरियल है, कि फॉर एग्जांपल मेरा टी शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो मैं कॉटन खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ, टी शर्ट बनाने के लिए, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया। मैं खरीद रहा हूँ किसके लिए, रीसेल के लिए, कि मेरा टी शर्ट का ही बिजनेस है, लेकिन अब मैं टी शर्ट खरीद के बेच रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेडर हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ अगेन। तो एक इंसान क्यों खरीद सकता है, रॉ मटेरियल के जैसे, मतलब उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। एक इंसान गुड्स बेचने के लिए खरीद सकता है, यस पॉसिबल है। यहाँ पे कंज्यूमर ने ऐसे नहीं करा है, कंज्यूमर अपने खुद के लिए खरीद रहा है, या फिर फिक्स प्रोड्यूसर अपने लिए खरीद रहा है, किसके जैसे, टू यूज एज अ फिक्स्ड एसेट। अगर वो फिक्स एसेट के जैसे यूज करने के लिए खरीद रहा है तो ही वो क्या होंगे, फाइनल गुड्स होंगे। तो सुनना, क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक स्कूल है, उसने क्या किया है, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करे हैं, बस खरीदी है। तो वो बस कहाँ पे आएगा, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स? तो स्कूल का मेन काम है पढ़ाना। अब उसके लिए वो बस को कैसे ट्रीट करेंगे, फिक्स एसेट के जैसे। बस को सेल करने वाले हैं नहीं, बस को सेल तो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ स्कूल होते हैं कि भाई बस गिरवी रखनी पड़ती है, बट अलग बात। आ, हाँ, बस जो है उनके लिए क्या है, एक फिक्स एसेट है, रॉ मटेरियल नहीं है, रीसेल नहीं है, तो उनके लिए वो क्या हो गया, एक फिक्स एसेट हो गया। उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो है आपका क्या है, फाइनल गुड्स है। वैसे ही स्कूल का एक और आता है चौक डस्टर, यानी कौन सा स्कूल अभी चौक यूज करता हो, मतलब मार्कर, ये सब आप कंसिडर कर सकते हो। तो उसको वो लोग बोलते हैं कि रॉ मटेरियल के जैसे इंटरमीडिएट यूज है, तो वो फाइनल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, नेक्स्ट। फिर ये लोग गुड्स को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, आपके जो गुड्स हैं, एक सेकेंड शायद गलत लिखा है, मैं एक बार देख लूं। यस, फाइनल गुड्स या फिर आपके जो है इंटरमीडिएट गुड्स, उसके ऑपोजिट में कौन से हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जो गुड्स, फिर से तीन वर्ड्स लिखे थे इन्होंने, कौन से तीन वर्ड्स जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए थे, बाउंड्री लाइन क्रॉस हो चुकी है। सेकंड, आपका इन लोगों ने हमको बोला था कि भाई रेडी टू यूज है, किसके लिए, फाइनल यूजर्स के लिए। फाइनल यूजर हमने देख लिए कौन से हो सकते हैं, दो जने हो सकते हैं। कौन से दो जने हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर, लेकिन वही प्रोड्यूसर हो सकता है जो किसके लिए यूज कर रहा है, फिक्स एसेट के लिए। फिर लिखा है गुड्स कंज्यूमर खरीद रहा है, तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर खरीद रहा है, जो मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल रीसेल के लिए खरीद रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। और फिक्स एसेट के अंदर खरीद रहा है तो वो फाइनल गुड्स। इसके लिए मैं वहां पे वर्ड दिया था कैपिटल गुड्स, कि अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है फिक्स एसेट के लिए तो उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे। कंज्यूमर फाइनल गुड्स खरीद रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक कंज्यूमर गुड्स ही कहेंगे। द सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। जैसे कॉटन है, मैं खुद के लिए घर के लिए खरीद रहा हूं तो वो फाइनल गुड्स हो गया, लेकिन वही जो मैंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये वाली लाइन जो है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के जैसे, व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम में एक बार 3 मार्क्स के जैसे पूछी हुई है, तो वीक्योरी में अच्छे से दिया हुआ है, एक बार उसको आप लोग रिफर कर लेना। और हाँ,
डिफरेंस बिटवीन एक पेज नंबर 18 पे दिया है, वो हम लोग चलो साथ में ही रेफर करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स के डिफरेंस बिटवीन में दिया है, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन, वहां पे दिया है आउट फाइनल गुड्स में आउटसाइड द बाउंड्री लाइन। रॉ मटेरियल के जैसे इसका यूज होगा या रीसेल के जैसे, और ये रॉ मटेरियल और रीसेल के जैसे यूज नहीं हो सकते। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरमीडिएट गुड्स उनकी वैल्यू और एडिशन होगा तो वो लोग नेशनल इनकम में कंसिडर कभी नहीं होते, लेकिन बिकॉज इसमें और कोई फाइनल गुड्स में और कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, इंडिया की नेशनल इनकम में वो क्या होते हैं, कंसिडर होते हैं। तो एक ये काफी इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फिर प्लीज मेरे को बाद में ऐसे आके नहीं बोलना कि सर आपने तो कहा था इस चैप्टर में से है ना सिर्फ 1 मार्क कर दिया है, इस साल 1 मार्क कर दिया है, बट इनकी हैबिट है कि ये लोग ज्यादातर आपसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। बस फाइनल वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का, उसको ये लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, तो हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया। नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, सेकंड कैटेगरी गुड्स के डिवाइड करने की हमने पहले ही देख लिया। जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर बाय करता है अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ऑफ ह्यूमन वांट्स, वो कहाँ पे आ जाएगा, कंजम्पशन गुड्स। इसके अलग अलग टाइप्स है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स यानी सेवरल ईयर्स के लिए चले और उनकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई गुड्स है जिनकी वैल्यू मींस कम है लेकिन सेवरल ईयर्स के लिए यूज हो रहे हैं। अगर वैल्यू कम है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, सेमी ड्यूरेबल में लिखेंगे, वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर स्टेपलर या ऐसा कुछ आ गया तो हम लोग उसको सेमी ड्यूरेबल के अंदर कंसिडर करेंगे, भले वो 1 ईयर से ज्यादा यूज हो रहे हैं लेकिन हाई वैल्यू नहीं है। तो ड्यूरेबल होने के लिए रिपीट क्या चाहिए हमको, हाई वैल्यू भी चाहिए। सेमी ड्यूरेबल लो वैल्यू है या 1 ईयर के अराउंड उसकी यूसेज है। नॉन ड्यूरेबल एक बार कंज्यूम करो, जैसे खाना हो गया, वो एक बार कंज्यूम करो, कंजम्पशन हो गया। सर्विसेज नॉन मटेरियल, वो आपको पता है। कैपिटल गुड्स, दीज आर फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, ये हमने डिस्कस कर दिया, फिक्स एसेट्स है। ये कहाँ हमको हेल्प करती है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये भी सेवरल ईयर्स यूज होता है, इसकी भी वैल्यू क्या है, हाई है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कि हर एक कैपिटल गुड्स जो है, तो अगर आप लोग साथ में चलो पूरा फ्लो चार्ट अगर साथ में डिस्कस करें सारे टाइप्स ऑफ गुड्स का, अगर हम लोग साथ में डिस्कस करें जो गुड्स हैं आपके कौन से हो सकते हैं। पहले तो सबसे पहले इजी में कर दूंगा, कंज्यूमर के लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है। तो अगर कोई गुड्स कंज्यूमर के लिए है तो वो कंज्यूमर गुड्स भी है एंड कौन से गुड्स है, फाइनल गुड्स भी है। कंज्यूमर खरीद रहा है तो कंज्यूमर है, फाइनल भी है। प्रोड्यूसर खरीद रहा है फिक्स एसेट्स के जैसे, अगर वो फिक्स एसेट के जैसे खरीद रहा है तो वो कैपिटल गुड्स भी है एंड फिर से फाइनल गुड्स भी है। लेकिन प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल या रीसेल के लिए खरीद रहा है तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, इंटरमीडिएट नेम दिया है। तो अब ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, नहीं, प्रोड्यूसर के अंदर इंटरमीडिएट भी आ गए, कैपिटल भी आ गए। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स अगेन इंपॉर्टेंट, ये दोनों पेज 20 और 21 पे जो दिए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस। कंजम्पशन एक्सपेंस सारे कंज्यूमर्स करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगेन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, 3 जने कंजम्पशन का खर्चा कर सकते हैं। हाउस होल्ड खुद के लिए कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, अपने सिटीजन्स के लिए खर्चा कर सकती है। इन द सेंस गवर्नमेंट जो वैक्सीन ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब अंदर आ गया। कोई है ना गुरुद्वारा है वो खाना खिला रहा है लोगों को, तो वो कंजम्पशन में आएगा। इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। समझ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 1 मार्क्स में या सर्जन रीजन में हैरान कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, मशीन्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताती है। तो अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 5000 उस यूनिट्स, उसके जगह अब 6000 यूनिट्स हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने इन्वेस्टमेंट का खर्चा किया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब समझना, फॉर एग्जांपल वी हैड 15 मशीन्स इन द बिगनिंग, साल की शुरुआत में हमारे पास 15 मशीन थी। साल एंड होते होते हमारे पास कितनी मशीन है, 35 मशीन।
लॉजिकली देखा जाए 20 मशीन का इंक्रीज हुआ, तो 20 मशीन इंक्रीज हुआ, लेकिन इसको ये लोग नाम क्या देंगे, 20 मशीन्स जो है उसको ये लोग नाम देंगे नेट इन्वेस्टमेंट। सर नेट कैसे, तो ग्रॉस हुआ ना, नहीं नहीं, 15 से 35 नेट कितना बड़ा है, 20 मशीन। फिर यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि साल में 6 मशीन खराब हो गई थी, मतलब ये कहना चाहते हैं 15 मशीन थी, 6 मशीन खराब हो गई, हमारे पास 9 मशीन बची, 9 से हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, 35 मशीन पे पहुंच गए। तो हमने और कितनी मशीन्स खरीदी होंगी, 26 मशीन्स खरीदी होंगी। तो 26 को ये लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट 15 को 35 से कंपेयर करना, जो मैं स्टार्टिंग में आपको है ना बता रहा था कि 20 मशीन्स जो है वो इंक्रीज हो गई, तो उसको हम लोग कहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज नेट इन्वेस्टमेंट। आगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 26, नेट इन्वेस्टमेंट 20। हाँ, डेप्रीसिएशन को ये लोग क्या कहते हैं, जितना हम लोगों ने एसेट्स को यूज किया, तो वो कितना हो गया, 6 मशीन खराब हो गई थी, तो उसको ये लोग क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन कहेंगे। तो पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था, इन्वेंट्री में चेंज आना, उसको ये लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन अगेन इंपॉर्टेंट, फिर से बहुत बार बोर्ड में पहले पूछा हुआ है, तो प्लीज रिस्क नहीं लेना, 3 मार्क्स में सिर्फ डेप्रीसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो डेप्रीसिएशन मतलब क्या, एसेट की वैल्यू कम होना, किस वजह से, 3 रीजंस की वजह से। एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर, हम मशीन चलाते हैं, मशीन की वैल्यू कम होती है, वेयर एंड टेयर मतलब डेली यूज होना। एक्सीडेंटल डैमेजेस, मशीन में कुछ शॉक वॉक ऐसा कुछ लग गया जिस वजह से खराब हो गई। थर्ड, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, के अचानक से मार्केट में उस गुड्स की डिमांड कम हो गई, मेरी मशीन जो गुड्स बना रही है उस गुड्स की डिमांड ही मार्केट में कम हो गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वर्ड बोलेंगे। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, कि भाई टेक्नोलॉजी या डिमांड की वजह से हमारा क्या हो गया, मीन्स ये एक्सपेक्टेड था, कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड नहीं था। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इजी है, एक लाइन ही है, रीड कर लेना, नथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से अगर हो रहा है, अब समझना दोनों का हम लोगों को डिफरेंस समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगेन 1 मार्क में पूछते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से अगर वो चीज एक्सपेक्टेड है तो ही क्या होगा, वर्ड डेप्रीसिएशन। और अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है तो फिर उसके साथ वर्ड क्या आ जाएगा, कैपिटल लॉस आ जाएगा। अगेन असर्शन रीजन को में हैरान करेंगे, तो आई होप तुम लोग इसको एक बार रेफर करके जाओगे। नेक्स्ट, स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक जो है आप सबको पता है, टू द पॉइंट कंसेप्ट है कि अभी इसकी वैल्यू क्या है। मींस मेरे को एक ही एग्जांपल अच्छे से याद रहता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टॉक कंसेप्ट है। बैलेंस शीट क्या बताती है, अभी वैल्यू इतनी है, आधे घंटे बाद आओगे कैश बैलेंस बैंक बैलेंस सब बदल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, कि भाई ये 3 महीने का, 6 महीने का, इतने महीने का प्रॉफिट या लॉस इतना। तो एट अ पॉइंट अगर है तो स्टॉक कंसेप्ट, एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम है तो फ्लो कंसेप्ट। ये जो है टाइम डायमेंशनल नहीं है, मतलब टाइम मैटर नहीं करता, अभी क्या है वो बताता है स्टॉक कंसेप्ट। ये जो है टाइम डायमेंशनल है, फ्लो जो है वो स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक। एग्जांपल आप देख सकते हो, ज्यादातर बोर्ड में ये पूछते हैं वेल्थ और इनकम, मतलब वेल्थ अभी आपके पास कितना पैसा है, इनकम आप महीने में या 3 महीने में या साल में कितना कमाते हो। कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। सप्लाई ऑफ मनी और चेंज इन सप्लाई। याद रखना, सप्लाई ऑफ मनी, भले नाम में सप्लाई वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी हमारी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, मनी सप्लाई जो हम बोलते हैं। और चेंज इन मनी सप्लाई वो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। नेक्स्ट, फोर सेक्टर। होपफुली वीडियो के एंड में आ गए आप लोग फाइनली। फोर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में या मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंसिडर करें। पहला है हाउस होल्ड, जिसको हम लोग फैमिली के जैसे भी काफी बार ये लोग वर्ड यूज करते हैं। प्रोड्यूसर, इसको ये लोग वर्ड यूज करते हैं। फर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल। अब जिन स्टूडेंट्स को याद है साथ साथ में बोलना, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है, मीन्स मन में बोलना, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है क्लोज्ड इकोनॉमी। पहले तीन है सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी, और चारों के चारों हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। बट बिकॉज सर्कुलर फ्लो हमको देखना है, समझना है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, इसके लिए हम लोग
अजम्पशन क्या रखते हैं, सर्कुलर फ्लो में कौन सी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं हमको, दो सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर जो है इसके पास क्या है, पैसा है, और हाउस होल्ड जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सारे फैक्टर्स इसके पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो पहला, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज किसको देता है, प्रोड्यूसर को। मतलब यहां से पहला ये जो मैंने लिखा है ना, वहां से आपका क्या हो रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब हाउस होल्ड से कहाँ पे जा रहा है, आपके जो है प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। यानी अब इनके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब ऐसे तो किया नहीं है, चैरिटी तो की नहीं है। प्रोड्यूसर सामने क्या करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड, नहीं नहीं नहीं, ऊपर है, हाँ, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो यहां से फैक्टर गए तो वहां से फैक्टर की सर्विस की पेमेंट है। सर पेमेंट यानी क्या, पैसा। इसके पास स्टार्टिंग में पैसा था, अज्यूम करते हैं पैसे को हम लोग दिखाते हैं रुपीस के थ्रू, तो रुपीस अब घूम फिर के यहाँ पे आ गया। सर सर्कुलर बन गया, नहीं, अभी सेमी सर्कल बना है। अभी पैसा यहाँ से आया है, यहाँ से क्या गए हैं, आपके फैक्टर्स गए हैं। अगर इसको मैं और बेटर तरीके से लिखूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यहाँ से यहाँ गए, और लैंड के ऊपर हमको रेंट मिला, लेबर को वेजेस मिली, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला, और है ना एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। वैसे वेजेस वर्ड सही नहीं है, वेजेस के अलावा क्या वर्ड सही होना चाहिए, जिन लोगों ने चैप्टर 3-4 लिखा है, पढ़ा है, मुझे बताना कमेंट में या व्हाट्सएप पे। ओके, हाँ, तो दो हो गए, फर्स्ट, सेकंड, अब थर्ड। थर्ड जो है, इन लोगों के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए थे, तो उसका ये लोग करेंगे क्या, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। तो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी। तो थर्ड यहां से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज गई। अब ये लोग क्या करेंगे, पैसा जो इनके पास आया था वो वापस आएगा, मतलब रुपीस यहां से यहाँ गया, फिर वही रुपीस यहाँ पे वापस आया। इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था वीक्योरी और इवन एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से नहीं दी है, तो ये मैंने आपको, जो आप देखो आपको होगा क्या 6 मार्क्स में, अगर यहाँ 4 मार्क्स में कभी पूछ लेंगे, तो आपको किसके थ्रू बताना होगा, 3 मेथड्स के थ्रू समझाना होगा। अब 3 मेथड्स भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंस। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंस। ये लोग बोल रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, तीनों का हिस्सा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, सबसे पहले कि फर्स्ट, अगर सर्कल यहाँ पे मैं बनाऊं, प्रोड्यूसर और यहाँ पे थे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने फैक्टर्स भेजे थे, तो यहाँ पे क्या आए थे, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज से जितनी इनकम आई, अज्यूम करते हैं उनको कितनी इनकम आई थी, 100 रुपए। फैक्टर सर्विस यानी लैंड के ऊपर इनको रेंट मिला था, लेबर के ऊपर वेजेस, या जो दूसरा वर्ड है जो तुमको याद होना चाहिए वो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, उसके ऊपर प्रॉफिट। तो ये सारे थे। अब कंज्यूमर्स ने क्या किया, उन्होंने, उनको पैसे मिल गए, प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल गए थे, तो उन्होंने प्रोडक्शन किया था। उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, कितने के लिए, 100 रुपए के हिसाब से बनाए थे, बिकॉज उनको पता है कंज्यूमर के पास 100 रुपए, ये हमने ही उनको दिया है 100 रुपए। अब फिर यहां से गुड्स गए, यहां से वापस क्या आ गए थे, यहां से वापस पेमेंट आई थी। तो कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कितना हुआ, 100 रुपए। तो आपको ये समझाना है। और अगेन बुक की लैंग्वेज में इतना प्रॉपरली दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है। ये पीडीएफ जो है, इनकम जनरेशन, प्रोड्यूसर सेक्टर, एक्सपेंस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये पीडीएफ में है ना, टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर भी डाल दूंगा, अगर मुझे टाइम हुआ तो ये वीडियो के नीचे ही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आई होप सबने अच्छे से सुना ये लेक्चर। मैं ट्राई करूंगा हर चैप्टर कैसे अगर बना सकूं, ताकि एग्जाम के पहले आप लोग एटलीस्ट इनको अच्छे से सुन के जा सको। चलो, बाय एवरीवन।